नेपाल और भारत ये रोटी बेटी का सिर्फ रिश्ता नहीं है, ये रिलेशनशिप ज्योग्राफी का है, ये रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक है। गोरखा सोल्जर्स हमारे हर एक बैटल में, हर एक वॉर में पार्टिसिपेट किया है और सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ब्रेवरी के साथ आगे आए हैं। वही हमारा सबसे बड़ा जो डर है नेपाल के लिए आज कि मार्च 2026 में क्या यही चेहरे वापस आएंगे। नमस्कार मित्रों, नेपाल में जो हुआ और हो रहा है हमारे लिए चिंता और कौतूहल का विषय है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ आज हैं एम्बेसडर मंजीव पुरी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। और रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा एक एक्स आर्मी ऑफिसर के साथ यहाँ मिलना। मेरी तो फैमिली की आर्मी के साथ बहुत ज़बरदस्त रूट्स हैं। थैंक यू सर। मैं 1982 में फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। उसके बाद मैंने तकरीबन सभी कॉन्टिनेंट्स में पोस्टिंग्स की हैं, लेकिन एंड में बहुत सारे साल, नियरली 10 साल मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा रहा। पहले दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी था, फिर एम्बेसडर एंड डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव न्यूयॉर्क में था। उसके बाद मैं ब्रसल्स में EU में एम्बेसडर था और फाइनली रिटायरमेंट से 3 साल पहले मैं नेपाल में एम्बेसडर था, 2017 से लेकर 2019 के एंड तक। थैंक यू सर। नेपाल में जो हुआ आप उसे बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। नेपाल में आखिर हुआ क्यों ऐसा? कर्नल साहब, वॉच तो हम लोग कर रहे हैं और सारी दुनिया भी वॉच कर रही है और भारत में तो नेचुरली इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? पहले ज़रा 2 मिनट इसके बारे में सोचिए। ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हमारी बहुत ज़बरदस्त सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, वो तो है ही है, सभी को पता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, हम लोग सब जानते हैं, हमारे दोस्त यार हैं नेपाली। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के दायरे से नेपाल की हमारी रिलेशनशिप जो है वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। आप आर्मी से आते हैं, आप जानते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। याद करिएगा, करीब 1500 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में ये कंट्री है। इन अ सेंस एक किस्म का बफर है। और ये पुरानी आज से नहीं, आप तो मराठा लाइट इन्फेंट्री से आते हैं, आप लोगों को पता ही है कि लैंड बफर अगर मिल जाए तो उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। साथ साथ मैं तो ये भी मानता हूँ, जिस तरह हम लोग आगे जा रहे हैं दुनिया में, लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एज अ मेजर नेशन इन द वर्ल्ड, तो एक लफ्ज़ है हेजेमनी, उसको लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन हर कंट्री उसके बारे में होता है और बड़े कंट्रियों के लिए वो ऑटोमेटिक सी चीज़ हो जाती है। उसके बारे में मैं भी ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लेकिन दुनिया अगर देखे कि आपकी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, आप जा रहे हैं, तो ये ज़रूर पूछेंगे कि आपके नेबरहुड में क्या है। और उसमें आप माने ना माने, लोग आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं तुलना करेंगे, वो नेपाल और श्रीलंका से तुलना करेंगे कि आपकी वहाँ पर कितनी कुछ रिलेशनशिप है, क्या है वगैरह। इसलिए नेपाल भारत के लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। और शुरू से हमारे जो एम्बेसडर्स वगैरह वहाँ रहे हैं, बड़े सीनियर लोग रहे हैं, कई बार तो लोग रहे हैं जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह रहे हैं। ये सिचुएशन है, क्यों हुआ वगैरह। देखिए, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ये चीज़ लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू। भारत में हम लोगों को 197 ईयर्स ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ी हम लोग बहुत अच्छी बोलते हैं, वो सब ठीक है। नेपाल में टिल द अर्ली 1990s तो पासपोर्ट ही नहीं मिलता था किसी को, बहुत कम लोगों को मिलता था। एक वो गोरखा सोल्जर थे और थोड़े बहुत राणा और अमीर लोगों की खानदान थे। उन 1990s में जब पहली बार डेमोक्रेसी काफ़ी आगे बढ़ी वहाँ पर, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ गई, तो लोगों को पासपोर्ट मिलने शुरू किए। यही समय था जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन, जो आज का ग्लोबलाइजेशन ही ये फैला, तो नेपाली बहुत बड़ी संख्या में ओवरसीज़ गए। सिर्फ भारत ही नहीं, लेकिन गल्फ़ में गए, अमेरिका में गए, यूरोप में गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए। आज स्थिति है, आप नेपाल के किसी गांव में जाएं, चाहे मधेश में जाएं जो बिल्कुल बिहार के साथ है, तो आपको पोस्टर मिलेंगे, लर्न कोरियन, लर्न जापानीज। ऐसे तो नहीं कोई पोस्टर लगाता, क्योंकि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
और नेपाली देखिए छोटे कंट्री के लोग लेने के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हर कंट्री जो है ज़रा सोचता है कि ये कौन लोग आ रहे हैं बाहर से, क्या हमारी संतुलन तो नहीं गायब होगा वगैरह वगैरह। तो हम लोगों के लिए तो एजुकेशन के बेसिस पे हमें लेनी पड़ती है, वो वहाँ पर डाइवर्सिटी के कारण लोग लिए जा सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ बताऊँगा। नेपाली पॉपुलेशन जो है बहुत इंडस्ट्रियस है, और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में नेपाली लाहौर दरबार में सैनिकों की नौकरी करते थे। सही। और इसी वजह से नेपालियों को वहाँ लहुरे कहा जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लाहौर दरबार में नौकरी करता था उसे लहुरे कहते थे, और जब बाद में ये वर्ड, जैसे कोई यूएई में गया, ब्रिटेन में गया, सबको लहुरे कहा जाता है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमने तो जब मैं नेपाल में एम्बेसडर था, हमने एक बहुत बड़ा अध्ययन किया, किताब भी निकाली, द सिख हेरिटेज ऑफ नेपाल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ड्राइंग अटेंशन टू दैट। देखिए इंडस्ट्रियस भी हैं, हमारी तरह काम करने के लिए तैयार हैं, साथ में नॉन इंटरफियरिंग अपना सिर झुका के लोगों के साथ काम करते हैं। तो क्यों नहीं लोग ऐसे लोगों को पसंद करेंगे, चाहे गल्फ में हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में हो, यहाँ वहाँ वगैरह। सो ये सब हो गया, लेकिन हुआ क्या एज अ रिजल्ट ऑफ दैट? एक तो रिमिटेंस इकोनॉमी बढ़ गई। जी हाँ। नेपाल में करीबन जीडीपी का 1/4 हिस्सा रिमिटेंस से आता, 25%। से इट मेक्स इट वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रिमिटेंसेस टू जीडीपी। लेकिन साथ साथ होता क्या, आज के वर्ग में जब ये मोबाइल टेलीफोनी, ये सब इंटरनेट, सोशल मीडिया सब हो गया, कनेक्टिविटी और उन देशों के बारे में आपको पता चल जाता है, आपकी जागरूकता बहुत बढ़ जाती है। क्यों? कि आपके बच्चे वहाँ पर हैं, आप अंकल आंटी वहाँ पर हैं, आपके भाई बहन वहाँ पर हैं, तो आपको इस किस्म की, जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, बड़ी सडनली आपके पास बिल्कुल आ गई। टिल 1990s आपको पता ही नहीं था, एट मोस्ट आप इंडिया जा सकते थे। हम लोगों के 200 साल से चल रहा था। सो ये हुआ। दूसरी चीज़, वहाँ वो माओइस्ट इंसर्जेंसी जो हुई, जब वो ख़त्म हुई तो उसके बाद यूएन का इन्वॉल्वमेंट, एनजीओज़ का इन्वॉल्वमेंट, चर्च वगैरह, ये सारे बहुत नंबर्स में वहाँ पर आ गए। और इनके आने से भी ये सब, जिसको कहते हैं, हम इसको लिबरल आइडियाज़ कहें, जो भी हम वर्ड यूज़ करें, बट दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, ये बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे यहाँ वो उस लेवल का नहीं है। आप और मैं यहाँ बैठे टाई सूट में बैठे हुए तो हम लोग समझते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन वहाँ ऑर्डिनरी इंसान के पास, जो गांव में रहता है, उसके पास भी इस किस्म का चीज़ है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस जो हो गया है बिटवीन आवर सोसाइटीज़ इन मास, नॉट अमंग अस हु आर लकी पीपल, बट अमंग इन मास, कि वहाँ पर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया। सो इससे 2 क्विक थिंग्स। जी हाँ। एक तो जो आपने कहा कि नेपाली पूरी दुनिया में नौकरी करने जाते हैं और उनका एक तरीके से अवेयरनेस बढ़ गया, तो जब वो वापस आते हैं तो अपने सिस्टम को जब देखते हैं और सिस्टम की डिलीवरी देखते हैं तो उन्हें एक तरीके से निराशा होती है, और उसके साथ एक अजीब सी उनको एक जो है कि जिसका कि मतलब क्रोध है या सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि नेपाल में इतने सारे एनजीओ आ गए और एक तरीके से अनचेक्ड, 2023 की रिपोर्ट काठमांडू पोस्ट कहता है 77,000 एनजीओज। तो कोई भी एनजीओ अगर आपके मुल्क में आएगा तो कोई ना कोई तो एजेंडा होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कमल साहब। देखिए, वापस तो अभी तक बहुत कम लोग आए हैं, क्योंकि 30 साल इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, लेकिन यंग आदमी जो नेपाल में पढ़ लिख के, वहाँ अब पढ़ने लिखने की बहुत अच्छी सहूलियत है। स्कूल बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं। वो तो पहले राउंड पैसे का आता है कि माँ बाप के लिए, घर के लिए पैसा बन जाए, उसके बाद स्कूलों के जाने के लिए आ गए। लेकिन कोविड में इकोनॉमी ने बहुत बड़ा हिट लिया, सारी दुनिया की इकोनॉमी ने हिट लिया, तो रिमिटेंस इकोनॉमी पे जो चलने वाला कंट्री हिट ज़्यादा ही होता है। सो सारी दुनिया की इकोनॉमी अभी इतनी उससे कोविड से उठी नहीं। सो नेपाल में जो यंग आदमी पढ़ लिख के आगे आता है, वो क्या देखता है कि यहाँ तो जॉब्स की मसला है, कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, तो क्या करूँ, मैं इमिग्रेट कर जाऊँ, बाहर जाऊँ। जो नहीं जाते उनके लिए फ्रस्ट्रेशन होती है, जो बाहर से आए हुए वापस हैं वो लोग भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। साथ में 2 और चीज़ें हैं। एक चीज़, आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, एक्टिविज़म जो एनजीओज़ वगैरह लाते हैं वो तो है ही है, वो तो पहले भी था।
एक और चीज़ जो नोट करने की बात है, 2015 में नई कॉन्स्टिट्यूशन लगी नेपाल में, जी हाँ, इलेक्शंस हुए, उसके अंतर्गत एक बार दोबारा इलेक्शंस हुए 2022 में। अब सुनिएगा ज़रा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक अवेयर पॉपुलेशन है आपके पास, एक्टिविस्ट्स भी हैं, बीच में बहुत सारे लोग हैं, ये है वो है। 2022 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद और 2015 में भी वही हुआ, हंग पार्लियामेंट हुआ, लेकिन 3 बड़ी पार्टियां थी, वही आपस में कभी एक कभी दूसरे के साथ मिलजुल के अपना काम निकालते थे। ये कोएलिशन पॉलिटिक्स हम लोग शायद इंडिया में कम जानते हैं, लेकिन दुनिया में बड़ी कॉमन चीज़ है, नो प्रॉब्लम। 2022 के बाद क्या हुआ, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बार एक छोटी पार्टी यंग लोगों से प्रेरित, उसको 20 सीटें मिल गई 275 के हाउस में। तो लोगों ने देखा कि यार ये तो चौथा एक प्लेयर भी आ गया, वो भी यंग और बिल्कुल बाहर वाले एक्टिविस्ट बातें कर रहा है। काठमांडू शहर जो है उसमें करीब 20% नेपाल की पॉपुलेशन है, सब पढ़े लिखे उस किस्म के लोग हैं। सो यू नो, जिसको कहते हैं एक्टिविस्ट भी हैं और पास में भी हैं, और ये वही हैं जो खासारिया जो कहते हैं नेपाल हमारा है, हमारा देश है, ये है वो है। साथ में अब नोट करिएगा, सब कुछ ठीक था, ये 3 पार्टियां आपस में मिला के बनाती रहती थी, सरकार कभी बात इस चौथी पार्टी को भी मिला लिया। फिर सडनली इन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, उसके लीडर को अरेस्ट कर दिया, रवि लामिछाने उसका नाम है। गलत था नहीं था वो सब बात छोड़िए, लेकिन इन अ सेंस एन अटेम्प्ट टू डिसफ्रेंचाइज द पार्टी। सेम टाइम काठमांडू में इलेक्शंस हुए, एक आदमी रवि लामिछाने जो अभी रिलीज किए, जिनको प्रिजन से छोड़ा, जी हाँ। फिर काठमांडू में इलेक्शंस हुए, एक आदमी बालन शाह, वो जीता, जो किसी पार्टी में नहीं था, लेकिन लोगों का आक्रोश समझिएगा वो बन गया। तो एस्टैब्लिशमेंट वाले लोगों ने कहा भाई इसको भी ज़रा थोड़ा सा इसके लिए भी काम करना नॉट अलाउ किया जाए, तो उन्होंने उसको भी नज़रअंदाज करना शुरू किया। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, जो 2 बड़ी पार्टियां थी उन्होंने गठबंधन में एक सरकार खोल ली। अब 2/3 पार्लियामेंट उनके हाथ में है। अब आप मानिएगा, अगर 2/3 पार्लियामेंट आपके हाथ में, तो आपको लोगों के पल्स पे हाथ रखने की क्या जरूरत है? आप कहते हैं सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हम लोग लूट मूट करते हैं। और जो तीसरी पार्टी थी प्रचंड जी की, वो कौन से कम थे, वो भी इसी चीज़ में थे। तो लोगों को आक्रोश तो नज़र ही आ रहा था, ना अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी कहीं जा नहीं रही, कुछ नहीं जा रही। तो ये जो सोशल मीडिया, एक हम लोग यहाँ भी ऐसा ही है, कम से कम आपको अपनी भड़ास निकालने का एक मौका मिलता है, बिल्कुल प्रेशर निकालने का। अब इन्होंने आके वही कह दिया कि उसको बैन कर दिया। ये क्या, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये क्योंकि इनका कहना ये था कि आप लोग उस सोशल मीडिया में जो लिखते हैं वगैरह, ये कहते हैं वो नेपाल की छवि खराब करते हैं, एक्चुअली इनकी छवि खराब हो रही थी। तो ये होता है जब इस किस्म की टोटल एक पार्लियामेंट में टोटल मेजॉरिटी आपकी आ गई, यू स्टार्ट बिहेविंग अथॉरिटेरियन इन दैट सॉर्ट ऑफ। तो अब मैं आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट टू यू। देखिए, लोग मोबिलाइज हुए, बाहर आए, ये जो जेन जी डीप स्टेट वगैरह की जो लोग बातें करते हैं, लोग बाहर आए, सर्टनली इट वाज अ जेन जी कॉल वगैरह। मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, इट इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशंस टू ऑलवेज बी अवेयर कि चाहे अच्छे लोगों की गैदरिंग हो, यू मस्ट बी चौकन्ना कि इसमें कोई ना कोई बीच में आके एडवांटेज ले सकता है, चीज़ें खराब कर सकता है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। दे वर पॉसिबली, लेट मी से, आइदर अनप्रिपेयर्ड और दे डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली एक्सेट्रा। एंड पुलिस एक्शन जो हुआ पहले दिन, इट वॉज वेरी मच मोर देन जो नेपाल में कम से कम पहाड़ी एरियाज में कभी नहीं देखा। हम लोग यहाँ कहते हैं 20-25 आदमी, नेपाल में 20-25 सदन नेपाल में हो जाता था, काठमांडू वगैरह में कभी नहीं हुआ। जब राजा छोड़ के गए उस समय भी ऐसे नहीं हुआ। तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। साथ में वही कम्युनिटी जो चला रही है उनके साथ हुई, तस्वीरें वेंट अराउंड, बच्चों के बुलेट होल्स, ये वो। सो यू नो, इन अ सेंस सिचुएशन गॉट मिसहैंडल्ड, वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। लोग जिसको कहते हैं रिवेंज लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। एंड आई feel very hesitant to say that, but let me say the one institution which could have done something, the army perhaps took a playbook out of Sri Lanka etc, कि ज़रा थोड़ी सी भड़ास निकलने दीजिएगा। क्योंकि नहीं तो क्या होता, वो एकदम लोगों के अगेंस्ट आ जाते, death toll would have risen, so much more would have happened. Now you know we can keep arguing, हम लोग इंडिया से आते हैं, हमारे यहाँ कुछ बहुत बड़ी हमारी स्टेट एपरेटस है, बहुत बड़ा, लोग स्टेट एपरेटस के साथ कर नहीं सकते। लेकिन छोटे कंट्रियों में याद रखिएगा,
the understanding etc has to be different. Plus क्या जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में क्या, उनके लोगों ने देखा नहीं कि यार थोड़ा सा दे दो, give some little space. So they went after who? They went after politicians, उनको humiliate किया, ये किया वो किया. They went after government buildings. Let me say something very interesting. हर एक बिल्डिंग में पहले लोगों का आप वहाँ से बाहर निकलिएगा, फिर बिल्डिंग को आग लगाई. Okay. तो जो डेथ्स हुई हैं ऑलमोस्ट ऑल आर बाय पुलिस एक्शन, या इन लोगों ने पुलिस वालों को मारा. 51 मारे गए. हाँ जी सर, जिसमें से 38 या 39 तो ये जो प्रोटेस्टर हैं इनको पुलिस वालों ने मारा, और इन्होंने कुछ पुलिस वालों को मारा एज अ रिजल्ट. बाकी लोगों की वो बिल्डिंगें वगैरह बहुत जला दी गई. लेकिन थिंक अबाउट दिस क्या है. तो जेनजी वाले जब कहते हैं कि भाई हम लोग इन्फिल्ट्रेट हो गए, दे हैव अ पॉइंट. किसने किया? अब we can keep having discussions on that. I don't believe any great deep state etc. लेकिन ऐसा है, अब एक्टिविज्म इज पार्ट ऑफ योर सिस्टम. वो मोनार्की वाले जो हैं वो भी अपने लगे हुए हैं वगैरह. सो किसने किसका फ़ायदा उठाया, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी रॉन्ग. मॉबोक्रेसी कैन नेवर बी फॉरगिवन. बट एक चीज़ याद रखिएगा, द वेरी सेकेंड डे आर्मी ने कहा प्लीज़ कंट्रोल. जेनजी के अपने नेताओं ने कहा कंट्रोल करिए, और तीसरे दिन वही लोग जो स्ट्रीट में अगले दिन पहले कर, आज सफाई के झाड़ू लेके घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं वगैरह, और अगले दिन एक ही दिन में कोई ना किस्म का हल विदाउट दोज पॉलिटिकल लीडर्स वो हो गया. क्या उनकी बिल्कुल खात्मा हो गया? वो नहीं मैं मानता, ये ऐसे ही होता. तो सर नेपाल वाकई ज़्यादा से ज़्यादा 30 घंटे तक बॉयल पे था. जी हाँ. और एक तरीके से नेपाल को क्रेडिट देना चाहिए कि नेपाल गॉट इट्स एक्ट टुगेदर. आज हम पाते हैं कि सुशीला कार्की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं. तो क्या आप यहाँ से कोई चेंज देखते हैं? देखिए अभी तो वो बनी है प्राइम मिनिस्टर. उनका अपनी रेपुटेशन क्या है कि स्ट्रिक्ट लेडी who has worked against corruption. जब वो चीफ जस्टिस थी, कुछ जजमेंट्स ह्यूमन राइट्स वगैरह के बीच में थी. अब 10 साल हो गए, 8-9 साल हो गए सिंस वो चीफ जस्टिस थी. तो उनकी रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन अच्छी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लीडर हो वो इनएक्सपीरियंस नहीं है. चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, काफ़ी कुछ तो जानती हैं लोगों दुनिया के, चाहे जुडिशरी से आए, एडमिनिस्ट्रेशन से ना आए. प्लस एक एबिलिटी इज टू बी एबल टू रैली सपोर्ट फ्रॉम अदर. So let's give her a little bit of time. मेरा मानना है कि this is a reasonably good choice out of the people who are available. अगर कोई बहुत यंग आदमी होता तो कोई पता है किस तरह, ये नेपाल पुराना कंट्री है, ज़रा थोड़ी सी सभ्यता को भी पता करना चाहिए. At the end of the day कौन चलाएगा? वही एडमिनिस्ट्रेटर चलाएंगे, वही आर्मी ऑफिसर्स, वही पुलिस ऑफिसर्स वही चलाएंगे ना सर. बिल्कुल सब कुछ नया तो कहीं नहीं हो सकता. That is my point, sir. सुशीला कार्की को आप शपथ देते हैं और साथ में ये भी राइडर दे देते हैं कि मार्च 2026 में इलेक्शंस होंगे. तो आज से 6-7 महीने उनके पास हैं. इतनी बड़ी समस्या है नेपाल में, वो 6-7 महीने में ऐसी कोई डिलीवरी नहीं दे सकती. और उसके बाद इलेक्शंस होंगे तो वही एपरेटस घूमकर वापस आएगा, वही पुराने पॉलिटिशियंस फिर घूमकर वापस आएंगे. तो व्यवस्था में क्या बदला? कर्नल साहब देखिए, ये तो एक दुनिया का दस्तूर भी है. आप अगर वहाँ पर कोई कहता कि आपको हम 2 साल दे रहे हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? ये तो डेमोक्रेसी की हत्या होगी. जी ठीक है, ये बात नहीं सही. ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और ये भी दुनिया में देखा हुआ है कि स्ट्रीट में प्रोटेस्ट होते हैं तो स्ट्रीट थोड़ी रन करती है, कुछ नए बंदे आ जाते हैं, उसी किस्म की व्यवस्था के लोग हैं. ये ऐसे ही होता है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये पॉलिटिकल दस्तूर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. आपने सर बहुत बड़ी बात कही कि जो फ्लैश मॉब से लोग चाहते हैं कि दुनिया बदल देंगे, सरकारें बदल देंगे, ऐसा होता नहीं है. हमने भी भारत में देखा है और दुनिया में देखा है कि आप व्यवस्था बदल तो देते हैं लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते. बिल्कुल सही. और वो फ्लाउंडर करती है. नॉट ओनली दैट जी, बाद में उसी किस्म के लोग आ जाते हैं, वो शायद लोग ना आए. तो वही हमारा सबसे बड़ा जो डर है नेपाल के लिए आज, कि मार्च 2026 में क्या यही चेहरे वापस आएंगे और यही व्यवस्था वापस आएगी? इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये चेहरे नहीं, लेकिन इसी किस्म की व्यवस्था तो जरूर होगी. आफ्टर ऑल लोग तो वही हैं. डेमोक्रेसी के ढांचा दुनिया में क्या है, कौन सा बड़ा डिफरेंट ढांचा है? आप चाहे यूरोप लीजिए, अमेरिका लीजिए, ढांचा तो वही होता है. सो देखिए, एंड में एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क टुगेदर. आज जो भड़ास थी, जो सबको था, वो लिटरली सिस्टम
तो सिस्टम तो कहने की बात होती है, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट थी। जी हाँ। इंडिविजुअल जो लीड कर रहे थे अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो नहीं आएंगे, वो भी नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जलील हुए नहीं आएंगे लगता नहीं है जी। आएंगे लगता नहीं है। इंडिविजुअल जिसको कहते हैं अब कालक हो गई, लेकिन उनके बनाए हुए वगैरह लोग ये सब हो जाते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेसीज। आप कहीं भी देखिए, हम लोग आप बात कर रहे हैं फिलीपींस में गया, अब क्या हुआ, फर्डिनांड मार्कोस का बेटा इलेक्ट हो गया 10 साल के बाद। सो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इमीडिएटली आपने एक चीज़ ज़रूर अपने लिए करी, अपनी भड़ास से थोड़े समय के लिए अपने आप को ये फीलिंग दी कि भाई आप नहीं, आप जैसा शायद कोई और हो जाए। लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पर नेपाल में एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फिर एक ये भी चल रहा है कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनएडिक्वेट है, इट ब्रीड्स पॉलिटिकल करप्शन। तो क्या इस पे भी एड्रेस होगा? देखिए, कोशिश तो ज़रूर होगी सबकी। लेट मी से दिस, दुनिया जो नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन है, सम पार्ट्स आर बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सम ऑन द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। नेपाल में कोई यूटोपियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई लिख नहीं सकता। हाँ, अगर जर्मनी में चांसलर अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने अगेंस्ट खुद ही बुला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? ये तो कमियां हैं systems of democracy as we know it in the world. We can't expect कि नेपाल में एक किस्म का यूटोपिया आ जाएगा। साउथ अफ्रीका में मेरे ज़माने में यूटोपिया लाने की कोशिश की, आप देखिए। तो ये तो सिस्टम चलता ही रहेगा as long as it goes on. ये जो मॉनर्की की आप बात कर रहे हैं, देखिए, I don't know what will happen in the end, constitutional monarchy. लेकिन नेपाल में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, जेन जी ही नहीं, लेकिन अदरवाइज देर इज़ ए ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेमोक्रेसी। And why was the monarchy abolished? It was abolished because in the modern world, it was not just not delivering, it had nothing to deliver. Sure. And in fact, authoritarianism was being seen. Will they go back to that? I don't know. This is for them to decide, their own people to decide. But from whatever I see, अदरवाइज अब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ महीने पहले लोग कहते थे बहुत बड़ी राजा के लिए डेमोन्स्ट्रेशन हुई। दैट डेमोन्स्ट्रेशन वाज a few thousand people. Mr. Oli, the Prime Minister, produced 12,000 on the streets there. So ये नंबर्स हम लोग इंडिया में ज़्यादा, हमारे यहाँ ज़्यादा ये सब राजा वाजा के बारे में बात होती है। होगा क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि 2015 में इलेक्शन हुई, उससे पहले इलेक्शन हुई 2007-8 के बाद, 2022 में हुए, राजावादी पार्टियों की कोई सीटें नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, कोई कुछ नहीं कर पाए। अब क्या होता है आई कांट से, बट कोई इतना ज़्यादा हल्ला शेयर वेयर कुछ नहीं है, बिकॉज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ प्ले व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव, प्रीटी बैड। जब अभी जनरल अशोक राज सिकदल जो नेपाली आर्मी चीफ हैं, ही इज कॉलिंग द शॉट। इनफैक्ट उन्होंने ही नेपाल की ये जो सिचुएशन है कंट्रोल की। जब वो बात कर रहे थे, जब वो स्टेट नेशन को एड्रेस कर रहे थे, तो उनके बैकग्राउंड में पृथ्वी नारायण शाह का पोर्ट्रेट लगा था। वो राजा हैं और उनके पोर्ट्रेट का क्या औचित्य था। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह के पोर्ट्रेट का एक मैसेज भी लोग जानना चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति थे, वो ऐसा राजा था, उन्होंने कहा था एक भाषा, एक बोली, एक देश, एक वेश। तो वो एक यूनिटी की बात कर रहे थे। जेनजी और सड़कों पे ये कहा जा रहा है कि आर्मी जो है मोनार्की को रीइंस्टेट करना चाहती है। देखिए, मैं ये एक तो कोई जेनजी वाले ये नहीं बोल रहे, ये इंडिया में ये सब मोनार्की की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को यूनिफाई किया। ये जो पिछले कई समय से जो बात चल रही है सब मधेश वगैरह, ये पृथ्वी नारायण शाह का जो यूनिटी का कॉल था, उसमें इनको तो ये कहता कि आप उन्हीं की तरह बन जाइए। तो देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेपाल की भी पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी काफ़ी है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि नेपाल हमारा है, देयर इज दिस पहाड़ी पॉपुलेशन, मोस्टली ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज, एंड जिनके लोग जैसे हमारे उत्तराखंडी में दोज पीपल। सो ये नेपाल की डाइवर्सिटी है in that particular sense. Look, the army obviously owes its legacy to the royal, but I am willing to say something very simple. The army is
LOYAL with an L there, loyal to the state of Nepal. And that's exactly what the army also said after somebody pointed out this photograph. The photograph is there in the Nepali army's office everywhere. Why that? It's everywhere. Okay. And Nepal is never denies its history. It doesn't. And it says we have moved on. So we should understand that a little bit. Sushila Karki is a Chief Justice and a lady who is strong-willed, fair-minded, and in fact when she was Chief Justice, most of the politicians tried to remove her through an impeachment motion, etc., etc. Okay. Yes, no, because they felt that she was very strong. She took a position on the appointment of a police chief. We in India are used to these sort of things, but coming from their kind of background कि हम सरकार हैं, हमने सब कुछ कर दिया, but judicial active role लिया वगैरह. So she has her own, जिसको कहते हैं छवि, her own fair-minded reputation, her own reputation as a crusader against corruption, and a strong individual. So, my own understanding is that by force and dint of that particular force, along with the backing of the army at the back, she should be able to, put things back on the wheels. Of course, things take time. आप building जला दें, चाहे उसमें कोई ना मरा हो, बिल्डिंग को बनाने में तो बहुत समय लगता है, पैसा लगता है, ये सब लगता है. This is the price that the Nepalese have to pay. What do we do? But hopefully democracy will flourish. It's a very tough call, but hopefully they'll get it in order. Last question, sir. नेपाल यहाँ से 3 कंटेंडर्स या 3 स्वीटर्स रहे हैं नेपाल के, चाइना, इंडिया, अमेरिका. किस तरफ अब लीन करेगा? देखिए, लेट मी मेक अ फ्यू पॉइंट्स टू यू. एक जो सूटर्स रहे हैं, मैं इंडिया को सूटर बनाऊं, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. हमारा उनके साथ सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है. इवन टुडे 2/3 ऑफ नेपाल ट्रेड इज विद इंडिया, 3/4 ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स आर विद अस. हमारी रिलेशनशिप क्वाइट डिफरेंट है. That the Chinese have always had an eye on Nepal for a variety of reasons, in my understanding, because of reaching India. और ये चीज़ मैं आपको बताऊं, ये राजे के समय में ये चीज़ें हुई थी. ये डेमोक्रेसी की बात नहीं है सर. आज इसलिए आप उसकी बात कर रहे हो कि चाइना की क्षमता बहुत बढ़ गई है. ये तो राजा महेंद्र वगैरह उनकी तरफ देखते थे, वो हमेशा ये कार्ड खेलते थे. ये कहते हैं कि नेपाल इज़ अ यैम बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो अपने आप को कहते हैं हम स्विट्ज़रलैंड बनेंगे. सर, ये सब कहने की बात है. स्विट्ज़रलैंड इज़ व्हाट इट इज़ बिकॉज द यूरोपियंस वांट यू टू व्हाट इट बी. हम दोनों कंट्रीज़ की कोई खास क्षमता नहीं थी, अब चाइना की क्षमता है. लेकिन जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कही, 1990 पासपोर्ट आने के बाद लोग बाहर जाने से वेस्टर्न आइडियाज़, दीज थाट्स, जो नेपाली को पता ही नहीं था कि इन चीज़ों के बारे में, दे आर नाउ वेरी प्रेवलेंट. ये हमारे यहाँ नहीं है. आप और मैं अंग्रेज़ी बोलते हैं, हम लोग बुकर प्राइज़ विन करते हैं, हम समझते हैं हम ही सब जानते हैं. लेकिन वी आर ए सोसाइटी विच इज़ स्टिल अ फार क्राई फ्रॉम एटलीस्ट द यूरोपियन मॉडल ऑफ वॉट यू मे से वोक सोसाइटी. नेपाल वोक में हैव गॉन आउट ऑफ फैशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर टुडे. कल पता नहीं क्या होता है, लेकिन नेपाल इज परहैप्स फॉलोइंग द वोक मॉडल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो नेपाल को इस जगह से आप कहाँ देखते हैं? देखिए, पहले सबसे इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट तो इज़ कि थोड़ी सी लेट्स अ बाम, a little bit of shanti, get your political vacuum a little filled. Not very easy, because leader choose करना chaos में से हो जाता है. उसके बाद लीडर को टीम बनानी, then the team to run, then government buildings have been destroyed. There are lots of these sort of issues. ये सब कहने की बड़ी आसान बात होती है. आप मुझे बताइए कि कहीं भी अगर इस किस्म की राइट वगैरह हो तो बहुत समय लगता है. नेपाल is a economy which is always struggling. It is always having these sorts of issues. So therefore it's not going to be an easy task. लेकिन let me say that it is a country which is used to uthal-puthal. Usually political instability, but uthal-puthal is also part of the thing. But this Pahadi community and the Brahmins and the Kshatris are also pretty good at negotiating things. And they know how to manage. चाहे वो survival ही हो, may not be, जिसको हम वर्ड को देखते हैं प्रॉस्पेरिटी, उसके बारे में मैं नहीं कहता. बहुत आसान है कहना कि नेपाल का हम स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, लेकिन सर्वाइवल तो करिएगा अच्छी तरह. आई एम कॉन्फिडेंट दे विल मैनेज. सो दोस्तों, नेपाल के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन नेपाली लोगों की क्षमताओं पर हमें शक नहीं है.
रेड ओवर ग्रीन नेपाल को अपनी शुभकामनाएं देता है ताकि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ सके। सर आपका धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस मसले पे बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रकाश डाला। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।